ये था इंसानों का पहला प्रयास जिसमें वे एलियन जेनमॉर्फ को कृत्रिम रूप से पालने की कोशिश कर रहे थे। सब जानते हैं कि सामान्य जेनमॉर्फ का रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता, वह केवल फेस हगर के जरिए ह्यूमन बॉडी में पैरासाइट बनकर एग से जन्म लेते हैं। लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कोशिश की कि एलियन के एग्स को सीधा लैब में डेवलप किया जाए। सावधानी बहुत जरूरी थी क्योंकि भले ही वो एम्ब्रियो अवस्था में हो, फिर भी यह जीव बेहद खतरनाक थे। इसीलिए एग्स पर एक स्पेशल ट्यूब लगाई गई ताकि अगर कोई हिलने या भागने की कोशिश करे तो तुरंत सक्शन सिस्टम उसे खींच ले। फेस हगर के एग का शेल बहुत मजबूत था। इलेक्ट्रिक सॉ से काटने में भी कई मिनट लग गए। अंदर की वॉल नरम और चमकदार थी। बस हल्की सी कट लगाते ही एम्ब्रियो की आकृति नजर आने लगी। खतरे को महसूस कर लार्वा बेचैन होकर उछलने लगा। वो एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेज रहा था अपने साथियों को बुलाने के लिए। साइंटिस्ट जो साइबोर्ग ह्यूमन हाइब्रिड थे, उन्होंने सावधानी से एग को खोला। अचानक एक फेस हग्गर लार्वा समय से पहले बाहर निकल आया। उसे शांत करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल किया। फिर डिसेक्शन शुरू हुआ। उसके पेट का हिस्सा बहुत मुलायम था, लेकिन उसका खून एसिडिक था, इसलिए जरा सी गलती मौत बन सकती थी। असल मकसद था उसके भीतर छिपे एलियन एम्ब्रियो को निकालना। वो एक कीड़े जैसी स्ट्रक्चर थी जो पानी में मछली जैसी लग रही थी। उसे दूसरी लैब में ह्यूमन लंग्स के एक टुकड़े के साथ रखा गया। 24 घंटे के अंदर वो एलियन लार्वा में बदल गया। सांप जैसा बॉडी पर जेनोमॉर्फ के चेहरे और क्लॉज जैसी झलक साफ थी। इस आकार का जीव पेट बनाना आसान था, लेकिन बड़ा हो गया तो काबू में नहीं आता। इस दौरान वाडी, जो एक सिंथेटिक ह्यूमन थी, ने एलियन की साउंड वेव्स की नकल कर उनसे कम्युनिकेशन करना सीख लिया। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिलेशनशिप बन गया। कुछ घंटों में ही वो एलियन हाथ पैर उगाने लगा। उसकी एग्रेसिवनेस कई गुना बढ़ गई, लेकिन लैब में लगा स्पेशल रीइंफोर्स्ड ग्लास इतना मजबूत था कि किसी भी हालत में वह भाग नहीं सकता था। वाडी अब उससे सीधी बातचीत कर सकती थी। हालांकि वह कभी कभी गुस्सा भी दिखाता था, पर वाडी को भरोसा था अगर पेशेंस रखा जाए तो एक दिन उसे पेट की तरह शांत किया जा सकता है। मगर मुश्किल यह थी कि एलियन की ग्रोथ बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में वो एडल्ट साइज का हो गया। दूसरी तरफ लैब में और भी कई एलियन स्पीसीज थी। एक आई क्रीचर था जो शिकार की आंखें खाकर उसकी बॉडी कंट्रोल करता था। साइंटिस्ट ने उसे शीप के साथ केज में रखा। कुछ ही सेकंड में वो शीप की आंखें खाकर शीप के बॉडी को खुद कंट्रोल करने लगा। अब वो शीप नहीं, एक लिविंग डेड बॉडी थी जो एलियन माइंड से चल रही थी। खुराक के लिए लेनी, एक और सिंथेटिक बीइंग, सभी जीवों को खाना खिलाता था। आई क्रीचर को बस ग्रास से पेट भरना था क्योंकि उसका होस्ट यानी शीप वही खाती थी। लेकिन जेनमॉर्फ को खिलाना सबसे खतरनाक काम था, इसीलिए उसे हमेशा आखिर में खिलाया जाता। इसके अलावा एक प्लांट लाइक एलियन भी था जो मांस खाता था, और एक मेटल ईटिंग वर्म स्पीशीज जो सिर्फ लोहे और स्टील पर जीती थी। जब लेनी उसे खिलाने गया तो फीडिंग चेंबर का डोर फंस गया। ज्यादा जोर लगाने पर वो पूरी तरह खुल गया और मेटल वर्म्स बाहर आने लगे। लेनी, जो कि साइबोर्ग था, डर गया, लेकिन उसे लगा वो उसे पहचानते होंगे। आखिर वो उन्हें रोज खिलाता था, पर जैसे ही उसने ट्रे रखी, वर्म्स ने उस पर हमला कर दिया। उनका कोरोसिव फ्लूइड उसके धातु बॉडी को गलाने लगा। कुछ ही पलों में लेनी का बॉडी पिघल गया। एलियन जीवों के लिए खाना सिर्फ खाना होता है, उनमें कोई दया नहीं। उसी वक्त आई क्रिएचर पास बैठा ग्रास खा रहा था और पूरे दृश्य को ठंडी निगाहों से देख रहा था। दरअसल लैब में कैमरों थे और हेड साइंटिस्ट सब देख रहा था, पर उसने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल यहाँ मशीन्स पर भी लागू होता था। दूसरी ओर जो सिंथेटिक ह्यूमंस पहले स्पेसशिप मिशन पर गए थे, उनमें मेंटल डिस्टर्बेंस दिखने लगी। सबसे छोटी नील कहने लगी कि वह प्रेग्नेंट है। डॉग मी चौंक गई क्योंकि सिंथेटिक बॉडी में यूट्रस होता ही नहीं। वे एनर्जी सेल्स से चलते हैं, न खाना खाते न सांस लेते। मी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर नील बोली, आई सेड नो। अचानक वो गुस्से में उछल पड़ी और मी का गला पकड़ लिया। ये पहली बार था जब किसी सिंथेटिक ने ह्यूमन पर हमला किया था। मी ने खुद को शांत रखा, धीरे से अलार्म बटन दबाया और गार्ड्स तुरंत पहुंच गए। नील ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बस बोली, गो टू योर रूम, टेल योर सुपीरियर वी हैव अ लेवल 3 इवेंट। लेकिन नील अकेली नहीं थी। एक और सिंथेटिक के गले में टैंगो कंपनी ने ट्रैकिंग चिप लगा रखा था। उन्होंने उसकी मां की जान की धमकी देकर उसे मजबूर किया कि वो लैब से एक एलियन एग चुरा लाए। एके ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसने देखा कि वादी अपने भाई मिच के साथ है तो उसके अंदर जेलसी और गुस्सा भर गया। क्यों उसे अपने फैमिली के साथ रहने की इजाजत है और हमें नहीं? आखिरकार एक ने यह खतरनाक मिशन स्वीकार कर लिया और यहीं से एलियन प्रयोगों की असली तबाही शुरू हुई। आय उस जगह पहुंचा जहां सिग्नल गायब हुआ था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात एके से हो गई। टैंगो कंपनी ने उसके फैमिली को धमकी दी थी कि अगर वह लेबोरेटरी से एक एलियन नहीं चुराएगा तो उसकी मां को मार दिया जाएगा। वो असल में मिच को ढूंढने आया था, लेकिन मिच उस वक्त पेट्रोल पर निकला हुआ था
और एके को नजरअंदाज कर गया। अब एके को लैब का डोर खोलने का तरीका चाहिए था। तभी आर्थर खुद वहां आ गया। एलियन को बाहर ले जाने के लिए उसे एक ह्यूमन बॉडी चाहिए था ताकि फेस हगर उसमें घुस सके, लेकिन आर्थर को इसका अंदाजा नहीं था। वह तो सच में उन्हें अपना फैमिली मानता था, इसलिए उसने कोई शक नहीं किया। जब उसने लेनी की डेड बॉडी बाहर निकालने के लिए डोर खोला, एके ने पास वाले इंक्यूबेटर का लॉक खोल दिया। आर्थर भारी सिंथेटिक बॉडी को खींचने में जुटा था। उसे उम्मीद थी कि एक मदद करेगा, लेकिन तभी उसने एक खुला हुआ एलियन एग देखा। दिल में एकदम से डर दौड़ गया। पीछे से आवाज आई और वो भागने लगा, पर डोर पहले ही एक ने बंद कर दिया था। एक अपने फैमिली को बचाना चाहता था, भले ही इसके लिए आर्थर को कुर्बान करना पड़े। आर्थर सब समझ गया। उसने फोन उठाया और गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, पर बात पूरी करने से पहले ही फेस हगर सीधा उसके चेहरे पर छलांग लगा गया। एके ने खुद को शांत करने की कोशिश की। अब उसे बस एक काम करना था, टैंगो कंपनी की डिमांड पूरी करनी थी, यानी एलियन को लैब से बाहर निकालना। उसने एयर वेंटिलेशन पाइप का रास्ता चुना जो सीधे बाहर जाता था, लेकिन भूलवश उसने आयरन वर्म्स का डोर खुला छोड़ दिया। कुछ सेकंड में कई वर्म्स बाहर आ गए। हालांकि वो बाहर नहीं पहुंच पाए, फिर भी यह एक बड़ी लैब एक्सीडेंट बन गई। शायद यह सब जानबूझकर हुआ था, या फिर हेड की अपनी प्लान थी। शेंटोंग कंपनी के ओनर को अब तक कुछ पता नहीं था। कुछ ही देर बाद एक ने आर्थर की डेड बॉडी और एलियन को अपने रूम में छुपा लिया। उसे एलियन की बायोलॉजी की समझ नहीं थी। वह भोलेपन में सोच रहा था कि होस्ट जिंदा रहेगा। उसने फेस हगर के माउथ के हिस्से को खोलकर उसमें खाना डालने की कोशिश की, लेकिन एलियन को वह न्यूट्रिएंट फ्लूइड बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने टेल से लिपटकर दबाव डाला, सारा लिक्विड बाहर निकल गया। अपनी चालाकी से गार्ड्स को चकमा देकर लिफ्ट तक पहुंच गए, लेकिन तभी काश लैब का इंचार्ज सामने आ गया। दो बच्चों को एलियन के साथ देखकर वो कुछ नहीं बोला। एके हैरान रह गया। उसे लगा काश शायद टैंगो कंपनी का आदमी है, पर असल में वो पहले से सब जानता था। दोनों बच्चे एलियन लेकर समुद्र की तरफ बढ़े, जबकि शेंटंग कंपनी ने एक लेवल अलर्ट जारी कर दिया था। गार्ड्स पास आ रहे थे तो दोनों बच्चे ग्रास में छिप गए, लेकिन जब उन्होंने फिर देखा, आर्थर की डेड बॉडी गायब थी। वह डर गए, शायद कोई और जीव उसे घसीट कर ले गया था। इतने में ग्रास हिली और एलियन का फेस हगर मरा हुआ निकला, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। आर्थर जमीन पर पड़ा था। पहले तो सबको लगा वो जिंदा नहीं, पर अचानक वो उठ बैठा। उसे कुछ याद नहीं था। न तो उसे याद था कि वो यहाँ क्यों है, न ही यह कि उसे फेस हगर ने हमला किया था। एके ने जल्दी से झूठ कढ़ा, कहा कि लैब में हंगामा हुआ है, सारे नॉन कॉम्बैट लोग समुद्र किनारे इकट्ठा हो रहे हैं। आर्थर ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन जैसे ही वह समुद्र किनारे पहुंचे, आर्थर को कुछ याद आने लगा। शौहे ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी आर्थर का सीना फटने लगा। भीतर कुछ हिल रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल एलियन का बच्चा बाहर निकल आया। सब डर गए। एके घबरा गया, क्योंकि यही वो एलियन था जिसे टैंगो कंपनी मांग रही थी, और अब वो भाग गया था। घबराहट में उसने शौहे को साथ लेकर बॉडी खींची और समुद्र किनारे पहुंचा। उसी वक्त टैंगो कंपनी का स्पेशल स्क्वाड द्वीप पर आ चुका था, क्योंकि शेंतोंग ने समझौते से इनकार कर दिया था। उन्होंने अब रेड करने का फैसला किया। एके सिर्फ बॉडी लेकर पहुंचा, जिससे मोरो निराश हो गया। असल में मोरो की प्लान ही यह थी कि एके हंगामा करे ताकि टीम अंदर घुस सके। बच्चों के नकली आईडी से वो लोग लैब के अंदर तक पहुंच गए, पर जैसे ही अंदर आए, गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। कारश बाहर निकला। सब उसकी चाल थी। एक निकाले गए एम्प्लॉई का नाम लेकर उसने टैंगो कंपनी को फंसा लिया। साथ ही एक एलियन बच्चा भी हासिल कर लिया। कंपनी के लिए यह दोहरी जीत, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों कंपनीज की यह चालबाजी पूरी धरती पर तबाही लाने वाली है। कहानी का समय 2120 साल में सेट है, यानी एलियन रोमुलस की घटना से 2 साल पहले। एलियन सैंपल सबसे पहले टैंगो कंपनी की एक डीप स्पेस शिप से लाए गए थे। उनका मिशन 65 साल लंबा था, जिसका मतलब है कि वह 2055 में रवाना हुए थे, जो प्रोमेथियस के भी 40 साल पहले था। अब धरती पर कोई कंट्री नहीं बचे। सारी दुनिया 5 कंपनीज में बंट चुकी है। ये द्वीप शेंटोंग कंपनी के क्षेत्र में है, जो सिंथेटिक ह्यूमंस कॉन्शियसनेस ट्रांसफर वाले बनाती है, मगर टेक्नोलॉजी अधूरी है, इसलिए सिर्फ बच्चों की चेतना ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरी ओर टैंगो कंपनी साइबर एनहांस्ड ह्यूमंस बनाती है, जैसे कि जहाज का कैप्टन मोरो, जो मशीन की तरह सोचता है, भावनाहीन और निर्दयी। आने वाले समय में संभव है कि बायोकेमिकल ह्यूमंस और सिंथेटिक बीइंग्स के बीच एक बड़ी वॉर छिड़ जाए, और अगर एलियन धरती पर फैल गए तो यह बस फॉरेन स्पीशीज नहीं रहेंगे, बल्कि ह्यूमैनिटी के अंत की शुरुआत बनेंगे।